हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है इच्छाधारी नागिन माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी कई साल पहले की है। किसी घने जंगल में एक खूबसूरत इच्छाधारी नागिन रहती थी, जिसका नाम था महक। महक नागरानी थी, इसलिए वो हमेशा नागमणि की रक्षा करती थी। महक बहुत ही दयालु और शक्तिशाली नागिन थी। एक दिन की बात है, उसी जंगल में दो लोग आए और चुपके से दो नवजात छोटे बच्चों को जंगल में छोड़कर चले गए। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। तभी उन बच्चों के रोने की आवाज महक के कानों में पड़ी। इतनी देर से इस घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? मुझे चलकर देखना चाहिए। आवाज की दिशा की ओर चलते चलते महक उसी जगह पर पहुंची। महक ने देखा कि वहाँ दो नवजात बच्चे रो रहे थे, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी, और उनके पास कोई नहीं था। तभी वहाँ पर एक जहरीला नाग आ गया। वो दोनों बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि तभी महक अपने नागिन रूप में आकर अपनी शक्तियों से उस नाग को वहाँ से भगा देती है और फिर दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर बोली, अरे इसमें तो एक लड़का और एक लड़की है। आज से मैं इन दोनों बच्चों को पालूंगी। मैं इन दोनों की माँ बनूंगी। ये दोनों कितने प्यारे हैं। महक ने अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों बच्चों के लिए दूध की बोतल का इंतजाम किया और गांव में ही महक नागिन इंसानी रूप में अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। नागिन महक ने उन दोनों बच्चों का नाम माहिरा और पीयूष रखा। पीयूष दिखने में थोड़ा सांवला था और माहिरा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर भी नागिन महक दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। वो उन दोनों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। माहिरा और पीयूष को ये नहीं पता था कि उनकी माँ महक एक नागिन है। महक ने भी कभी उन दोनों बच्चों को इस बात का पता नहीं लगने दिया। हर वक्त महक उन दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी और जंगल के खतरनाक जानवरों से उनकी रक्षा भी करती थी। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो गए। पूर्णिमा की रात को महक अपने नागिन रूप में वापस आ जाती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका नागिन रूप उसके दोनों बच्चे देखें। इसलिए वो पूर्णिमा की रात को अपने घर से दूर जंगल में जाकर नागिन बन जाती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात को माहिरा और पीयूष को सुलाकर महक जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी माहिरा और पीयूष नींद से जाग जाते हैं। ये माँ हमें सुलाकर कहाँ चली जाती हैं? चलो पीयूष, चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, माँ हमें डांटेंगी। अरे माँ को पता नहीं चलेगा। चलो चलकर देखते हैं। माहिरा और पीयूष फटाफट से अपनी माँ का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुँचे। तभी उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर जाकर उनकी माँ अपने असली नागिन रूप में आ गई। ये सब देखकर दोनों बच्चे डर गए और चिल्लाने लगे। नागिन महक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके दोनों बच्चे वहाँ खड़े थे। ये देख नागिन महक बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और इंसानी रूप में वापस आकर माहिरा और पीयूष के पास गई। दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम तो एक नागिन हो। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम और कहीं रह लेंगे। हम जा रहे हैं। तुम हमें भी एक दिन डस लोगी। नागिन किसी की सगी नहीं होती, इसलिए हमें तेरे साथ नहीं रहना। बच्चों, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगी।
नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमारी माँ हो ही नहीं सकती। माँ होती तो हम भी नाग और नागिन होते, लेकिन हम नाग और नागिन नहीं हैं, इसलिए तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। इतना कहकर माहिरा और पीयूष अपनी माँ को छोड़कर चले गए। ये देखकर नागिन महक जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। माहिरा और पीयूष रात भर जंगल में भटकने के बाद सुबह वो दोनों एक शहर में पहुँचे। पीयूष, हम क्या करेंगे? हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे और हम रहेंगे कहाँ? हम लोगों के घरों में काम करेंगे और अपना गुजारा हम खुद करेंगे। हमें उस नागिन के पास दोबारा नहीं जाना। दोनों भाई बहन को एक बंगले में साफ सफाई करने का काम मिल गया। उस बंगले की मालकिन उन दोनों से दिन भर बहुत ज्यादा काम करवाती है। दोनों भाई बहन घर का सारा काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आई तब मालकिन ने दोनों भाई बहन को डांट कर वहाँ से भगा दिया। दोनों भाई बहन रोते हुए वहाँ से चले गए। फिर वो दोनों दूसरे बंगले में काम मांगने गए और उस औरत ने भी उन दोनों भाई बहन से बहुत ज्यादा काम करवाया। दोनों भाई बहन को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। फिर माहिरा ने बंगले की मालकिन से कहा, मालकिन, आपके पास कुछ खाने को है? प्लीज हमें दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। पहले बाकी काम जो बचा है उसे खत्म करो, उसके बाद ही कुछ खाने को दूंगी। बहुत ज्यादा काम कराने के बाद उन दोनों भाई बहन को उस बंगले की मालकिन ने बासी खाना खाने को दे दिया। खाने को देखकर दोनों भाई बहन मन ही मन बहुत दुखी हुए और अपनी माँ को याद करके रोने लगे। दीदी, वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। वो हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्होंने हमेशा हमें अच्छा खाना खिलाया। चलो दीदी, अपनी माँ के पास चलते हैं। हमने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हमें चलकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो माँ के पास चलते हैं। ये कहकर दोनों भाई बहन भागते हुए अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ वहाँ पर नहीं थी। फिर वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। वो साधु बाबा नागिन महक को बहुत सालों से जानते थे। वो माहिरा और पीयूष के बारे में भी सब जानते थे। फिर साधु बाबा ने माहिरा और पीयूष को सारी बातें बताई। नागिन महक तुम दोनों की माँ नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। कई साल पहले जब तुम दोनों छोटे थे तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जंगल में छोड़कर चले गए थे। तब तुम्हारी माँ महक ने तुम दोनों को वहाँ से उठा लिया और अपने बच्चों की तरह तुम्हें पाला। और तुम दोनों ने क्या किया? अपनी माँ को बुरा भला कहकर। ये बात सुनकर दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगे और बाबा से अपने किए की माफी मांगी। फिर साधु बाबा ने उन दोनों को नागिन महक का पता बताया। माहिरा और पीयूष अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो दोनों उस जंगल में पहुँचे जहाँ उनकी माँ महक थी। दोनों भाई बहन ने अपनी माँ महक से माफी मांगी। माँ, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। प्लीज माँ, हमें माफ कर दो। अपने बच्चों को वापस देखकर नागिन महक बहुत खुश हुई। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। हाँ माँ, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नागिन महक ने अपने दोनों बच्चों को खुशी से गले से लगा लिया और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती घमंडी देवरानी की। तो चलिए दोस्तों,
देखते हैं आज की ये कहानी। राधा की शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन अनिल और राधा की कोई औलाद नहीं थी। वो लोग शहर में अनिल के छोटे भाई आयुष के साथ रहते थे। अनिल का अपना बिजनेस था। आयुष कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत ही समझदार और शांत मिजाज का था। औलाद न होने के कारण पड़ोस के लोग राधा को ताने दिया करते थे, मगर फिर भी राधा हमेशा खुश रहा करती थी और लोगों की बात को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद आयुष की नौकरी एक बड़े ऑफिस में लग जाती है और एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, तब राधा आयुष से कहती है, आयुष भैया, अब तो तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। अब तो तुम अच्छे खासे कमाने लगे हो। क्यों, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ, सही कहती हो तुम। हमारा आयुष अब बड़ा हो गया है। क्या भाभी, आप भी? और नहीं तो क्या। अब मुझे भी तो आराम चाहिए ना देवर जी। अच्छा भाभी, अब आप जैसा अच्छा सोचें। राधा अब अपने देवर के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। ऐसे ही एक दिन आयुष आकर राधा से कहता है, भाभी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना। एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम ललिता है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो उस दिन मैंने भैया के कारण आपको कुछ नहीं बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे ललिता के माता पिता से मिलाने की तैयारी करो। तब तक मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। आयुष के भैया भाभी ललिता के माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। राधा ललिता को बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी, लेकिन ललिता राधा को बांझ होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। ललिता, आ जाओ, नाश्ता रेडी है। सुबह सुबह मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है। आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। ललिता की माँ बबीता जी बहुत ही लालची औरत थी। उसकी नजर अनिल की जायदाद पर थी, इसलिए वो हमेशा अपनी बेटी को उसकी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, ललिता बेटा, कैसी है तू? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, तेरे पास तेरी जेठानी तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देख ललिता, उस औरत से बचकर रहना। वो औरत बांझ है, बांझ। और याद रखना, अगर तू उस घर को औलाद देती है तो वो सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ माँ, मैं समझ गई। कुछ दिनों में ललिता की माँ का प्लान सफल होने लगा। ललिता, क्या हुआ तुम्हें? भैया, भाभी, जल्दी आओ। सब भाग कर आते हैं। फिर अनिल डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद आयुष से कहते हैं, घबराइए नहीं, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या सच में? सब बहुत खुश होते हैं। सबके चले जाने के बाद, माँ, तुम्हारा प्लान कामयाब होने वाला है। मैं माँ बनने जा रही हूँ। बहुत खूब बेटा, अब अपनी जेठानी से अपनी सेवा करवाना। ललिता सबके सामने राधा से अच्छे से बात करती थी, लेकिन अकेले में ताने दिया करती थी और उनसे अपनी सेवा भी करवाती थी। मगर राधा बहुत ही अच्छी औरत थी। वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, इसलिए शायद भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। 1 महीने के अंदर ही राधा भी माँ बनने वाली थी।
घर में सबको दुगनी खुशी मिलती है। मगर इस खबर से ललिता जल भून जाती है। ललिता के दिमाग में शैतानी हरकतें आ रही थी। वो अपनी जेठानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी, पर किसी बार भी कामयाब नहीं हो पाती है। ऐसे ही देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहुएं मंदिर में पूजा करने जाती हैं। तब मंदिर के आसपास कोई भी नहीं था। ललिता राधा को गिराने के लिए मंदिर की सीढ़ी पर पानी गिरा देती है। राधा जब उस पर पैर रखने वाली होती है तभी, अरे मैं तो माँ के चरणों के फूल लेना ही भूल गई। तब राधा मंदिर के अंदर फिर से चली जाती है फूल लेने के लिए, और ललिता को भी फूल लेने के लिए आवाज लगाती है, ललिता आकर माँ के चरणों के फूल ले जा। ललिता हड़बड़ाहट में भूल जाती है कि उसने सीढ़ी पर पानी गिराया है, और वो खुद अपने ही जाल में फंस जाती है, और वो सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसलकर सीढ़ी से गिर जाती है। ललिता! सभी वहाँ आ जाते हैं और ललिता को अस्पताल में लेकर जाते हैं। टेंशन में राधा को भी वही दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर राधा को भी अंदर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, मुबारक हो, राधा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। और ललिता कैसी है? माफी चाहता हूँ, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया, और अब वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। सब उदास हो जाते हैं। आयुष एकदम टूट जाता है। अंदर से राधा सारी बातें सुन लेती है। वो आयुष को बुलाती है, भैया तुम मेरे बेटे को ललिता के पास लेटा दो। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? भगवान ने तो मुझे 2 बच्चे दिए हैं। एक अगर ललिता की गोद में पलेगा तो इसमें क्या बुराई है? हाँ आयुष, राधा सही कह रही है। तू मुन्ने को ले जा और ललिता का ख्याल रख। और हाँ, ललिता को ये सब नहीं बताना, वरना वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। वाकई आप लोग मेरे भैया भाभी नहीं, बल्कि मेरे माता पिता हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबीता अपनी बेटी को देखने आती है। मेरी बेटी ने तो एक बेटे को जन्म दिया है, और इसे देखो लड़की को जन्म दिया है। मेरी बेटी ने घर को वारिस दिया है। तो क्या हुआ, हमारे घर में लड़का लड़की एक समान है। तब बबीता ललिता को अकेले में ले जाकर कहती है, देख बेटी, तू अपने बेटे को संभाल कर रखना, वरना इस औरत की नजर लग जाएगी। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ माँ, घबराओ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अचानक मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब घर में दोनों भाई में से कोई भी नहीं थे। मुन्ने को अचानक बहुत तेज बुखार कैसे आ गया? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा दीदी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुन्ना मेरा भी तो अपना है। बस करो दीदी, मैंने बेटे को जन्म दिया है ना, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मेरे मुन्ने का नुकसान करना चाहती हैं। ललिता मुन्ने को लेकर अपने मायके चली जाती है। राधा रोती रहती है। जब आयुष और अनिल घर आते हैं, तब राधा उन्हें सारी बातें बताती है। अनिल और आयुष ललिता के पास जाते हैं। ललिता, कहाँ हो? बाहर आओ। ललिता और उसकी माँ बाहर आती हैं। यहाँ क्या करने आई हो? चलो अपने घर। मैं तुम्हारी भाभी के साथ नहीं रहूंगी। उनसे मेरे मुन्ने की जान को खतरा है। वो मेरे बच्चे को मार देना चाहती हैं। उस घर से तुम्हारे भैया भाभी को निकलना होगा,
तभी मैं जाऊंगी। आयुष को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। अरे मंदिर से भगवान ही निकल जाएंगे तो मंदिर में रहने का क्या फायदा। और रही बात मुन्ने की, तो आज सुन लो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि भाभी का है। क्या मतलब? तब आयुष ललिता को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तब ललिता तुरंत घर लौट आती है। भाभी, मुझे माफ कर दो, आप देवी हो। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने कब का तुझे माफ कर दिया है। उस दिन के बाद से सब एक साथ खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।